मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि TGT PGT का जो विज्ञापन दिया गया था, जो विज्ञापन आया था, उसमें कुछ विसंगतियां होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया है और जल्द ही संशोधित विज्ञापन आने की उम्मीद है। जो अभ्यर्थी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हिंदी को हम एक प्रश्नोत्तर और व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रश्न बने तो वो छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से है और इस पूरे पेपर में बहुत सारे प्रश्न जो इतिहास से भी हैं, व्याकरण से भी हैं, उन सभी प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से जो भी विकल्प सही हो उसे आप चुन करके नोट करते चलें, ताकि बाद में आपको ये पता चल सके कि आपका स्कोर कितना हुआ। देखिए, नाम दिया गया है नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे और बच्चन सिंह। ये 4 विकल्प हैं। इसमें से जो भी सही विकल्प है उसका चयन आप कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बच्चन सिंह है। अब नामवर सिंह ने क्या लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। सुमन राजे ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। दूसरा विकल्प है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तीसरा विकल्प है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। चौथा विकल्प है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो जो इसका सही विकल्प है वो विकल्प है बी, यानी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है, इस साहित्य के इतिहास को लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी का डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1857 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इसे अनुवादित किया है, इसका अनुवाद किया है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुमन राजे। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? सुमन राजे। यानी हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है उसको किसने लिखा है? सुमन राजे ने लिखा है। और ये इतिहास ग्रंथ 2003 नामक इतिहास ग्रंथ के रूप में हम लोगों के सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन है वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प है वो सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है गद्य काल, यानी बी ऑप्शन सही है, गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, इन्होंने अनेक कालों को अनेक नाम दिए हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये गद्य काल है। किस काल से नाम दिया है इसको? गद्य काल का नाम दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक भी थे, बहुत महान आलोचक भी थे। तो इन्होंने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है? आदिकाल को इन्होंने कहा है कि ये वीरगाथा काल है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी काल हैं उन सभी कालों का इन्होंने एक एक अपनी तरफ से अपने इतिहास ग्रंथ में उनका नामोल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, 1913 में, 1910 में, 1919 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन, यानी 1934 में। किस भाग की बात की जा रही है? चौथे भाग की बात की जा रही है कि इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। देखिए, जो मिस्र बंधु हैं, इन मिस्र बंधुओं में कोई एक नाम नहीं है, बल्कि मिस्र बंधु जो हैं ये तीन भाई हैं, जिनमें से तीन नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिल करके एक ग्रंथ की रचना की, एक इतिहास ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। जिसका नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु विनोद जो है वो चार भागों में विभक्त किया गया है। इसके जो तीन भाग हैं, प्रथम जो तीन भाग हैं, उन तीन भागों का जो प्रकाशन किया गया था वो हुआ था 1913 में, और जो चौथा भाग है इसको 1934 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके बताया गया है, क्योंकि जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के विषय में जानकारी है वो लोग तो जान गए होंगे कि जो आल्हा और ऊदल की कथा है, आल्हा और ऊदल के जो चरित्र का बखान किया गया है वो किस ग्रंथ में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जिन्होंने रचना की है वीर गाथात्मक काव्य के रूप में, तो उसमें कौन आते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंद्रवरदाई। अब यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन है वो है जगनिक। सही ऑप्शन क्या है? जगनिक है, क्योंकि जगनिक ने ही परमाल रासो की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है, और इस परमाल रासो को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आल्हा और ऊदल के चरित्र को बड़ी ही वीरता के रूप में दर्शाया गया है। और ये जो आल्हा खंड है यह उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसको जैसा कि जानते हैं 1865 में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आल्हा खंड के शीर्षक से कराया था। यानी किसने इसका आल्हा खंड शीर्षक से कराया था? तो चार्ल्स इलियट ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्र रास, इसके ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, आशुग, नरपति नाल और दलपत विजय। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है शालिभद्र सूर।
सूर्य यानी पंच पांडव चरित रास जो है इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। और इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1350 ईस्वी में, क्योंकि शालिभद्र सूर्य जो हैं ये जैन साहित्य से संबंधित हैं और इन्होंने ही 1350 ईस्वी में पंच पांडव चरित रास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इनके विषय में और जान लेते हैं, शालिभद्र सूर्य के विषय में, क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, कुछ लोग हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? वो हैं शालिभद्र सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने या नाभादास ने। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। और कब की? तो 1565 में की। यह अष्टछाप है क्या? अष्टछाप में मुख्य रूप से 8 कवियों को शामिल किया गया, 8 भक्त कवियों को शामिल किया गया। और इसमें जो 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। देखिए, विठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे और पुत्र होने के नाते उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की गद्दी पर बैठते ही, उनके कार्यभार को संभालते ही उन्होंने अष्टछाप कवियों का एक विवरण तैयार किया और उसमें 4 कवि जो थे, अपने जो 4 शिष्य थे अपने पिताजी के और 4 शिष्य अपने, इनको मिला करके, क्योंकि कुछ लोगों को वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया था और कुछ लोगों को गोसाई विठलनाथ ने दीक्षित किया था। तो इस प्रकार से अष्टछाप की स्थापना की गई। अब जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 कवि जो आते हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और इसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये जो 4 कवि हैं, ये 4 कवि विठलनाथ के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से 4 अपने और 4 अपने पिता अर्थात वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके इन्होंने क्या बना दिया? अष्टछाप बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? देखिए, कई काव्य धाराएं हैं। जैसे शुरुआत में क्या हुआ कि एक निर्गुण काव्य धारा है, फिर एक सगुण काव्य धारा है, सगुण में फिर 2 धाराएं हो गई और निर्गुण में 2 धाराएं हो गई। तो यहाँ पर स्वामी अग्रदास के लिए कहा जा रहा है कि अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन है निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है राम भक्ति काव्य धारा। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? राम भक्ति काव्य धारा। क्योंकि स्वामी अग्रदास जो हैं ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है। वो कौन सा संप्रदाय है? रसिक संप्रदाय की स्थापना की। क्योंकि कभी कभी बड़े टिपिकल प्रश्न और बड़ी गहराई से पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि स्वामी अग्रदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो रसिक संप्रदाय की स्थापना की और अपनी जो गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया था। कहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया, अपनी गद्दी कहाँ बनाई थी इन्होंने? तो इन्होंने अपनी गद्दी बनाई थी जयपुर के पास, एक रैवास नामक स्थान है वहीं पर स्थापित किया। और जो रसिक संप्रदाय है उसमें इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है। इनको कहा जाता है अग्र अली, यानी स्वामी अग्रदास को अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, कुंडलियां हैं, अष्टयाम है, रामाष्टयाम है।
ये विभिन्न प्रकार की इन्होंने रचनाएं भी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? अर्थात यहाँ पर सीधे से ये पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो रामानंद के शिष्य कौन नहीं है। अब यहाँ पर कबीरदास ऑप्शन में दिए गए हैं, नरहरदास, मलूकदास और रैदास। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या है? मलूकदास। सही ऑप्शन क्या है? मलूकदास। मलूकदास को कहा गया है कि ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। बाकी अन्य जितने लोग भी हैं वो सभी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मलूकदास के जो गुरु थे उनका नाम था पुरुषोत्तम। मलूकदास के गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम था। देखिए, मलूकदास ने ही कहा है कि अजगर करह न चाकरी और पंछी करह न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस इतिहास के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि जो रामानंद थे तो इनके 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और उन 12 शिष्यों में अगर हम उनके नाम जानना चाहें तो अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ये जो 12 नाम दिए गए हैं, ये 12 लोग जो हैं यह रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन में है प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम दास। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है रहीम दास का। इसका सही ऑप्शन क्या है? रहीम दास का है। देखिए, जो तुलसीदास थे और रहीम दास थे, ये सब लोग एक ही समकालीन थे और तुलसी और रहीम दास इनमें एक प्रकार से मित्रवत प्रेम था, स्नेही मित्रों में थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखकर रहीमदास के पास भेजा था। यानी एक पंक्ति लिख करके रहीमदास के पास भेजा तुलसीदास ने, तो रहीमदास ने क्या किया कि उस पंक्ति, उस अधूरी पंक्ति को, एक पंक्ति तुलसीदास ने लिखा तो रहीमदास ने क्या किया कि उसका जोड़ा भिड़ा दिया। तो जब जोड़ा भिड़ा दिया तो ये जो यहाँ पर पंक्ति लिखी गई है ये रहीमदास ने लिखी। तो तुलसीदास ने क्या भेजा था? तुलसीदास ने भेजा था रहीमदास जी के पास कि सुरतीय नरतीय नागतीय और सब चाहत अस होय। रहीमदास ने क्या लिख दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इस प्रकार से दोनों पंक्तियों को मिला करके एक दोहे के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधो हम परिणाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधो हम परिणाम निराशा। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। तो यह पंक्ति जो है यह है विद्यापति की। माधो हम परिणाम निराशा, यह जो काव्य पंक्ति है किसकी है? यह है विद्यापति की। अच्छा, विद्यापति को हम अगर जानना चाहें तो विद्यापति जो हैं वो आदिकालीन कवि हैं, आदिकाल के कवियों में आते हैं। और विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। बिहार के दरभंगा जिले के विस्फी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति के जो गुरु थे उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। यानी विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र था। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये जो रचनाएं हैं इनको इन्होंने लिखा है अवहट्ट भाषा में, क्योंकि अवहट्ट भाषा
अपभ्रंश भाषा, डिंगल पिंगल शैली, ये सभी आदि काल में प्रचलित थी। तो इन्होंने औहट भाषा का प्रयोग किया है और कीर्तिलता कीर्ति पताका इसी भाषा में लिखा है। इनकी एक रचना है पदावली, जो मैथिली भाषा में लिखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनको बच्चन सिंह ने अपने साहित्य के इतिहास में क्या कहा है, इनको कहा है कि ये जातीय कवि हैं। यानी जो विद्यापति हैं, विद्यापति को जातीय कवि के नाम से अभिहित किया है, जातीय कवि के नाम से इनको कहा है, पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरथ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? अर्थात किसने धन संपत्ति किसी की इच्छा नहीं की है, केवल राम के चरणों की इच्छा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आखिर ऐसी आकांक्षा, ऐसी इच्छा किसने व्यक्त की है? भरत ने, सबरी ने, सुग्रीव ने, हनुमान ने। इसका जो सही ऑप्शन है वो है भरत ने। इसका सही ऑप्शन क्या है? भरत ने। और यह पंक्ति जो है यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। और यहाँ जब प्रभु श्री राम वन चले जाते हैं तो उस समय भरत यही आकांक्षा करते हैं, यही इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से धन संपत्ति, घर, राजमहल, राजपाट कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो जन्म जन्म तक केवल प्रभु श्री राम के, अपने भाई राम के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे तो यही इच्छा है, यही आकांक्षा है मेरी, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुसुमाकर में समास है। यहाँ पर समास यानी व्याकरण का पार्ट है। तो कुसुमाकर में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बहुब्रीहि समास, यानी डी ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास कैसे है। कुसुमाकर, कुसुमाकर, कुसुम, कुसुम मतलब होता है पुष्प, कुसुम का मतलब क्या होता है? पुष्प। और आकर, आकर का मतलब होता है खान, अर्थात कुसुमाकर, पुष्प की खान या कुसुम की खान। अब कुसुम की खान, पुष्प की खान कौन है? अर्थात बसंत, अर्थात बसंत। इसलिए यहां पर कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। देखिए जहां पर दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और खास करके यदि अर्थात लग जाए तो समझ जाइए कि यहां पर बहुब्रीहि समास है। यहां पर पुष्प यानी कुसुम और आकर का मतलब है खान, अर्थात कुसुमाकर, कुसुमाकर अर्थात पुष्प की खान, अर्थात क्या हुआ? बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीछा, अनवीछा का संधि विच्छेद है। अन धन वीछा दूसरा है, अन धन वीछा तीसरा विकल्प है, अनु धन इच्छा चौथा विकल्प है, अन्व धन इच्छा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अनुधन इच्छा, अर्थात अनवीछा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनुधन इच्छा। यानी यह जो है इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। और यड़ संधि में जब हम लिखना शुरू करते हैं, इसकी जो परिभाषा कहती है, इसका जो नियम कहता है कि जब ई उ ऋण के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। बड़ी ई के स्थान पर या छोटी ई के स्थान पर या हो जाता है। इसी तरीके से चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और ऋण का क्या हो जाता है? ऋण का रा हो जाता है।
तो यहाँ पर जो अनवीक्षा लिखा है, तो इसको जब हम करते हैं अनु धन इच्छा, अर्थात छोटा उ और ई ये दोनों मिल करके क्या हो गए, ये बड़ी ई का उच्चारण यहाँ पर कर दे रहे हैं वीक्षा, यानी वीक्षा का उच्चारण कर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, अर्थात ये पूछा जा रहा है कि इन चार विकल्पों में से किस में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन देखते हैं, हाथों हाथ, ऑप्शन क्या है, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, भुजदंड। इसका सही विकल्प क्या है, भुजदंड। निम्नलिखित पद में देखिए कौन सा समास आ गया है, कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का जो उदाहरण बताया गया वो कौन सा है, भुजदंड। अब अगर हाथों हाथ की बात करें तो यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, यानी हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ, हाथों हाथ अर्थात अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम प्रति, यानी हमारी आंखों के सामने, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, आंखों के सामने। अगर हम इसको संस्कृत में कहें तो अक्षम अक्षम प्रति अर्थात आंखों के सामने, अव्ययी भाव समास। फिर इसी तरीके से जो आराम कुर्सी, किसके लिए कुर्सी है, आराम के लिए कुर्सी है, किसके लिए कुर्सी है, आराम के लिए कुर्सी है, अर्थात इसमें कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। भुजदंड, भुजदंड कर्मधारय समास, भुजदंड का मतलब क्या हुआ, कर्मधारय समास। यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जो भुजाएं हैं वो किसके समान है, वो दंड के समान है, भुजाएं किसके समान है, दंड के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है माधुर्य। देखिए जो लगन है, लगन कौन सा शब्द है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, मीमांसा भी स्त्रीलिंग का शब्द है, और आहट भी स्त्रीलिंग का शब्द है। यहाँ पर जो माधुर्य है वह पुल्लिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनको इनके कार्य और व्यवहार से ही पहचाना जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि लगन, लगन का मतलब होता है एक प्रकार से लगाव, बहुत ही लगाव है, बड़ी लगन है। तो जब इसको हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें जो भी शब्द स्त्रीलिंग से मिलते जुलते होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बड़ी लगन है, बड़ी लगन है। आहट मिल गई, आहट मिल गई, उनके आते ही आहट मिल गई। तो इस प्रकार से इनमें क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसका अगला पार्ट आप लोगों के सामने जल्द हाजिर होगा, जल्द ही आप लोगों के सामने प्रेषित करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।